डीएलएड क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग F5 को कंटिन्यू करेंगे। और F5 से हमारे 2 क्लासेस आ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और आज के इस क्लास में हम लोग यूनिट सेकंड की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट के नए पैटर्न के अनुसार मैंने इस नोट्स को बनाया है, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो इस बार भी सीटेट में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ेंगे क्लासेस की ओर। और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार डीएलएड का ये नोट्स F5 का है। आपके 50 मार्क्स के ये पेपर हैं, तो 50 मार्क्स का कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलता है। और हमसे जुड़ने के लिए विभिन्न लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप फुल हो चुका है, तो टेलीग्राम पे जुड़े। और उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है कि उस पर पहले से जितने नोट्स डाले गए हैं आप उन सभी को देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्लास को। और भाषाई विविधता व बहुभाषिकता ये दूसरा टॉपिक है, ये दूसरी इकाई है। और इस इकाई के अंतर्गत आपके कुल मिलाकर के 6 टॉपिक हैं। पहला, दूसरा, तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, चौथा, पाँचवा, छठा ये रहा। तो इस प्रकार से इन 6 टॉपिक में से 3 टॉपिक्स को आज के क्लास में क्लियर कर लिया जाएगा और 3 टॉपिक्स को अगले क्लास में क्लियर कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, भारत का बहुभाषिक परिदृश्य। भारत में भाषाएं एवं भाषा परिवार, इसके अंतर्गत हम लोगों को क्या समझना है। चलिए सबसे पहले हम अपनी समझ ये बना लेते हैं कि द्विभाषिकता या फिर बहुभाषिकता क्या है ना। क्योंकि बहुभाषिकता को आप पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग भारत के परिदृश्य की चर्चा करेंगे। तो देखिए द्विभाषिकता क्या है। तो द्विभाषिकता का अर्थ होता है किन्हीं 2 भाषाओं में वार्तालाप करने में दक्षता अर्जित करना। ठीक है, यदि आप 2 भाषाओं में वार्तालाप करने में बिल्कुल फ्लुएंटली आप आसानी से बातचीत कर पाते हैं किन्हीं 2 भाषा में, तो ये समझा जाएगा कि आप द्विभाषिक व्यक्ति हैं। और बहुत सारे ऐसे गाइड होते हैं ना, जो किसी अन्य विदेशी भाषा को सीख लेते हैं और गाइड करते हैं। वहाँ के लोग जब आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर या तीर्थ स्थल पर या पर्यटन स्थल पे, तो वहाँ पे ऐसे गाइड आपको मिल जाएंगे जो दूसरे देश की भाषा को भी जानते हैं और यहाँ की भाषा को भी जानते हैं। तो वैसे लोग द्विभाषिक कहलाते हैं, जो 2 भाषा में बिल्कुल फ्लुएंटली बात कर पाते हैं। ठीक ठीक है। तो 2 से अधिक भाषाओं को अगर सीख जाता है कोई व्यक्ति, तो वो बहुभाषिकता कहलाता है ना। 2 से भी ज़्यादा भाषाओं में बातचीत कर सकता है। बहुत सारे ऐसे गाइड आपको मिल जाएंगे पर्यटन स्थल के पास, जो अनेक भाषाओं में बातचीत करते हैं, विभिन्न प्रकार के देशों से आए लोगों से बात करके यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में बताते हैं, समझाते हैं। तो वे बहुभाषी व्यक्ति होते हैं। और वैसे भी हमारे परिदृश्य में भी देखा जाए तो हम अपने परिवेश में भी कई प्रकार की भाषाओं को बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियों को बोलते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से मिला करके द्विभाषिकता और बहुभाषिकता बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विभाषिकता क्या है और बहुभाषिकता क्या है। चलिए अब बढ़ेंगे मातृभाषा की ओर। मातृभाषा क्या है। तो मातृभाषा व्यक्ति की जन्मजात भाषा होती है, जो वह अपने जन्म के बाद अपने परिवेश से जो भाषा वह अर्जित करता है ना, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा को माँ की भाषा कहा जाता है, क्योंकि माँ जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, बच्चे सबसे पहले उस भाषा को सीखते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीकी लगाव बच्चे का जो होता है वो माँ के साथ होता है ना। तो सामान्यतः घर में प्रयुक्त होने वाली भाषा, माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा आदि रूपों में मातृभाषा को परिभाषित किया गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। यद्यपि मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिससे व्यक्ति सामयिक स्तर पर अपना तादात्म्य स्थापित करता है ना। सामयिक स्तर पर यानी जब हम अपने संवेगों को व्यक्त करना चाहते हैं तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं हम, वो मातृभाषा। आप लोगों ने बीरबल वाली एक कहानी सुनी होगी, जिसमें एक व्यक्ति आता है जो कई प्रकार की भाषाओं को बोलता है और शर्त रखता है कि कोई भी व्यक्ति मैं किस मेरी मातृभाषा क्या है इसका पता नहीं लगा सकता है। तो यह चैलेंज अकबर बीरबल को देते हैं और बीरबल जो है वह एक युक्ति लगाता है। और उस व्यक्ति की मातृभाषा लगाने के लिए वो क्या करता है कि जब वह व्यक्ति रात में सोया रहता है तो उसके ऊपर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा पानी उड़ेल देता है। तो अचानक से जब कोई व्यक्ति संवेग को फील करता है तो अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, अपने आवेग को व्यक्त करने के लिए वह हमेशा मातृभाषा का यूज करता है। तो इतनी ज़्यादा ठंड पानी जो है उसके ऊपर डाल दी गई। ठंडा पानी जैसे ही उसके शरीर पर पड़ा तो वह बहुत ज़ोर से अपनी मातृभाषा में चिल्लाया और बीरबल ने पता लगा लिया कि उसकी मातृभाषा क्या है।
तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि सामयिक स्तर पर हम अपना तादाद में जिस भाषा से स्थापित करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। लोगों के लिए एक से अधिक मातृभाषा का होना भी संभव है ना। जैसे कि हम अपने संवेगों को हिंदी में भी व्यक्त कर सकते हैं, और हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, इन सभी भाषाओं में भी व्यक्त कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हमारे लिए तो ये दोनों ही मातृभाषाएं हो जाती हैं। भारतीय सामाजिक संदर्भ की यह विशेषता है कि यहाँ जन सामान्य में बहुभाषिकता पाई जाती है। यहाँ के लोगों में बहुभाषिकता का गुण ऑटोमेटिकली है, क्योंकि यहाँ एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले वाणी। तो यहाँ के परिवेश में हमें बहुभाषिकता को देखने को मिलता है ना। तो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन की गतिविधियों में बहुसंख्यक भारतीय संप्रेषण के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। एक लड़का जो ऑफिस में काम करता है वो अपनी माँ से बात करता है तो अपने क्षेत्रीय भाषा में बात करता है, क्योंकि माँ बचपन से उसे क्षेत्रीय भाषा में बोलते आ रही है। जैसे मान लीजिए कि भोजपुरी का वह लड़का है तो भोजपुरी भाषी है, तो अपनी माँ से भोजपुरी में बात करेगा, अपने दोस्तों से हिंदी में बात करेगा, ऑफिस के कलीग से अंग्रेजी में बात करेगा। तो इसका हम परिदृश्य देख रहे हैं कि एक व्यक्ति अनेक भाषाओं में बिल्कुल आसानी से बात कर रहा है। तो यहाँ पे यही कहता है कि बहुसंख्यक भारतीय जो है वो संप्रेषण के लिए एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इसलिए बहुभाषिकता यहाँ एक जीवन शैली है ना। ये हमारे जीवन के दौरान, जीवन के साथ शामिल है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि बहुभाषिकता से बच्चों के संज्ञानात्मक, भाषिक तथा शैक्षिक दक्षता में वृद्धि होती है। यानी कि बहुभाषिकता एक ताकत है, बहुभाषिकता कमजोरी नहीं है। और विद्यालय शिक्षा में इसे स्थान दिया गया, इसे महत्व दिया गया, और इसीलिए इस सिलेबस के ऊपर इतना जो है प्रेशर दिया जा रहा है। सभी जगह आपको निष्ठा प्रशिक्षण में भी इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चों की बहुभाषिकता को आप सम्मान दें, बच्चों के घर की भाषा को आप सम्मान दें, विद्यालय की भाषा को बिल्कुल बच्चों पे थोपी ना जाए, बल्कि बच्चों के भाषा को साथ मिलाते हुए, उनके भाषा में हम चीज़ों को समझाते हुए यदि हम अलग अलग भाषाओं को सिखाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा बेहतर संप्रेषण होता है, बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। चाहे वो किसी भी विषय की बात हो, यदि हम बच्चों की मातृभाषा में बात करेंगे तो बच्चे आसानी से उन चीज़ों को समझते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। भारतीय समाज स्वभावतः बहुभाषी है ना। जहाँ अधिकांश पश्चिमी देश एक भाषी मानदंडों को अपने नीति निर्धारक तत्वों में शामिल करते हैं, वही भारतीय परिदृश्य स्वभावतः बहुभाषिकता को स्वीकार करता है। पश्चिमी देशों में एक भाषा को महत्व दिया जाता है, हमारे यहाँ बहुभाषिकता को महत्व दिया जाता है। किसी देश के बहुभाषी होने या एक भाषी होने में उसकी संस्कृति तथा भाषाओं के प्रति उसकी मानसिकता की भी मुख्य भूमिका होती है। अब जैसे कि हम अमेरिका का उदाहरण लेते हैं तो अमेरिका मुख्यतः विभिन्न महाद्वीपों से आए हुए अप्रवासियों का एक देश है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को एक भाषी देश समझता है। अमेरिकी संविधान यह कहता है कि उसी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी भाषा जानता है। जो अंग्रेजी भाषा जानता है केवल उसी को नागरिकता दी जाएगी अमेरिका की। तो वहाँ जाने वाले लोगों के लिए अंग्रेजी जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि कोई व्यक्ति अप्रवासी है जो अपनी भाषा को लेकर के अमेरिका जाता है, लेकिन चूँकि वहाँ पे नियम है इसलिए वो केवल अंग्रेजी का उपयोग करता है, धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को भूल जाता है। तीसरी पीढ़ी आते आते उसकी मातृभाषा विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो साथ ही गैर अंग्रेजी भाषाएं पढ़ाने को भी वहाँ माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। वहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि अंग्रेजी को छोड़ करके अन्य भाषाओं को पढ़ाया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वे सारे के सारे अंग्रेजी में ही होते हैं। टोटल इंग्लिश मीडियम पैटर्न होता है। तो इस प्रकार से जितने अप्रवासी अमेरिकी होते हैं वो तीसरी पीढ़ी तक आते आते अपनी मातृभाषाएं भूल जाते हैं और उनकी मातृभाषा विलुप्त हो जाती है और वहाँ केवल अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। लेकिन हमारे देश में बिल्कुल उलट है। हमारे देश में बिल्कुल स्वतंत्रता दी गई है कि आप जिस भाषा के रहने वाले हैं आप उसी भाषा में बात करेंगे। यहाँ तक कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता प्रदान की गई है। और वर्तमान समय में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से लोग आवाज़ उठाते रहते हैं लगातार। जैसे कि भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज करने के लिए बराबर आंदोलन किए जाते रहते हैं। मगही को शामिल करने के लिए बराबर आंदोलन किए जाते रहे हैं।
तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग अपने अपने क्षेत्र के भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने के लिए प्रयासरत हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल अलग मामला है और विदेशी देशों, पश्चिमी देशों में बिल्कुल अलग मामला है। लेकिन भाषा के संदर्भ में भारत की स्थिति अमेरिका से बिल्कुल भिन्न है। देखिए, देश के बंटवारे के पश्चात पाकिस्तान से सिंधी भाषी भारत आए और 2001 की जनगणना के अनुसार आज भी भारत में ये 25,35,485 सिंधी भाषी लोग हैं। तो वे अपनी मातृभाषा को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आप अपनी भाषा को नहीं भूलेंगे, केवल आपको हिंदी बोलना है या फिर यहाँ की भाषा बोलनी है। इसी प्रकार से तिब्बती लोग भी अप्रवासी हैं, फिर भी 2001 की जनगणना के अनुसार 77,305 तिब्बती भारतीय नागरिक होकर भी तिब्बती भाषा का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से फारसी, अरबी, फ्रेंच, बर्मी, आर्मेनियन, हिब्रू, लाओशियन आदि भाषाओं को बोलने वाले लोग भी भारत के नागरिक हैं। और ये सभी लोग कम से कम द्विभाषी हैं। कम से कम द्विभाषी का मतलब है कि वे अपनी मातृभाषा का प्रयोग तो करते ही हैं, भारतीय भाषा का भी प्रयोग करते हैं जो भारत के जनमानस में बोली जाती है। तो इस प्रकार से हमें भारत के अंदर बहुभाषिक परिदृश्य देखने को मिलता है। भले ही हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन 1961 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1652 भाषाएं हैं। ठीक है। वहीं 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के 28 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 भाषा परिवारों, भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय, द्रविड़, मुंडा या ऑस्ट्रिक और तिब्बती चीनी परिवार की 234 मातृभाषाएं, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 लिपियां हैं। जबकि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1369 मातृभाषाएं अभी भी हैं। एक नोट पॉइंट यहाँ पे है कि 1971 की जनगणना के बाद केवल 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं की जनगणना रिपोर्ट दर्ज की जाने लगी। उसके पहले विभिन्न प्रकार की मातृभाषाओं को भी रिपोर्ट कर लिया जाता था। और एक और क्राइटेरिया बना दिया गया कि पहले था कि अगर 10,000 लोग भी, एक मानदंड तैयार किया गया कि कम से कम 10,000 लोग यदि किसी भाषा को बोलते हैं तो उसे भाषा का दर्जा प्राप्त होगा। देखिए, बहुभाषी होना हमें एक दूसरे से जुड़ने ही नहीं, उन्हें समझने में भी सहायक होता है। लोग रोजगार, शिक्षा या विभिन्न कामों के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करते हैं। इस आवागमन के चलते विभिन्न संस्कृतियों के निर्माण, आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना आदि में अलग अलग भाषाभाषी लोगों का योगदान हम सहज रूप से रेखांकित कर सकते हैं। तो दरअसल बहुभाषिकता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। तो इस प्रकार से ये पहला टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। चलिए अब बढ़ेंगे, बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य को समझते हैं। बिहार का बहुभाषिक परिदृश्य क्या है और बिहार के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों को देखते हैं, समझते हैं और अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग बराबर करते हैं। तो जिस प्रकार हमारा देश अनेक भाषाओं को बोले जाने वाले देश के रूप में शामिल है, उसी प्रकार हमारा बिहार भी अनेक भाषाओं को बोला जाने वाला राज्य है। बिहार में प्रथम भाषा के रूप में स्वाभाविक पसंद हिंदी है ना। हिंदी यहाँ एक स्वाभाविक पसंद है। जब भी एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय इलाकों में, रीजनल एरियाज में व्यक्ति जो है वे अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं। जैसे अगर भोजपुरी के लोग हैं तो वे आपस में हिंदी में नहीं बल्कि भोजपुरी में बात करेंगे। मैथिली के लोग हैं तो मैथिली में बात करेंगे। मगध क्षेत्र के हैं तो मगही में बात करेंगे। तो इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्रीय भाषा में भी बात करना लोगों की पसंद होती है। लेकिन जब एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से यहाँ संवाद करते हैं तो उनकी स्वाभाविक पसंद हिंदी होती है, क्योंकि हिंदी हमारे पूरे बिहार के अंतर्गत एक कह लें कि घर की भी भाषा बन गई है अब, है ना। तो हिंदी के अलावा हमारे राज्य में बहुत सारी भाषाएं हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका, संथाली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ कहावत भी है, कोस कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले वाणी। देखिए, हिंदी में आंचलिक भाषाओं की सुगंध इसे और भी सुवासित, सशक्त और समृद्ध बनाती है। सभी प्रमुख विधाओं और ज्ञान के क्षेत्रों में इसका समृद्ध साहित्य भंडार है। ये BCF 2008 का कहना है। BCF 2008 से ये पॉइंट आउट किया हुआ है। तो BCF 2008 के कुछ और भी पॉइंट्स ऐसे आप नोट करते चलेंगे। बिहार की पाठचर्या की रूपरेखा 2008 के अनुसार बिहार में अनेक बोलियों, भाषाओं का जीवंत सह अस्तित्व है। घरेलू भाषा के रूप में
हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, संथाली के अतिरिक्त सीमित रूप में बांग्ला जैसी भाषाएं या बोलियां मौजूद हैं। हिंदी या उर्दू स्थानीय ना होकर के भी घरेलू भाषा के रूप में उपस्थित हैं। बावजूद इसके इनमें हिंदी और उर्दू को छोड़कर किसी भी भाषा या बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया गया है। शिक्षा का माध्यम हमारे यहाँ या तो हिंदी है या फिर उर्दू है। किताबें स्कूल में किस भाषा में मिलती हैं? हिंदी में या फिर उर्दू में। प्राइवेट विद्यालयों की बात करें तो हाँ, अंग्रेजी में भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। तो अंग्रेजी की बात ही अलग है। अंग्रेजी को सह भाषा का दर्जा दिया गया था। इसके बारे में हम लोग अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो बहुभाषिकता के क्षेत्र में बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो बिहार में भी बहुभाषिकता देखने को मिलता है और बिहार के अंदर भी कई प्रकार की भाषाएं एवं बोलियां मौजूद हैं जिससे लोग आपसी संवाद के दौरान प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बहुभाषिकता को हम लोग समझते चल रहे हैं और भारत एवं बिहार के परिदृश्य में हम लोगों ने बहुभाषिकता को समझ लिया है, अपनी समझ विकसित कर ली है। चलिए अब आगे के पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। भाषाई विविधता व बहुभाषिकता का ये तीसरा टॉपिक भाषा और बोली का है। अभी देखिए, भाषा और बोली को बहुत सारे लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि भाषा में अपना व्याकरण होता है जबकि बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है। भाषा की लिपि होती है जबकि बोली की कोई लिपि नहीं होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का स्थानीय होता है। इस प्रकार के कई तर्क लोग देते हैं, लेकिन इन सभी तर्कों के आधार पर हम भाषा और बोली में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अंतर नहीं ला सकते हैं। भाषा और बोली के बीच के फर्क को बहुत ताकत के साथ स्थापित किया जाता है। इनमें किया जाने वाला जो फर्क है वो भाषाई है या राजनीतिक है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। भाषा और बोली को लेकर के सामान्य अवधारणा है कि भाषा का व्याकरण होता है जो कि बोली का नहीं होता है। भाषा की अपनी लिपि होती है, बोली की नहीं होती है। भाषा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है जबकि बोली की स्थानीय होती है। भाषा मानकीकृत व परिमार्जित होती है, बोली नहीं होती है। जिसका प्रयोग साहित्य, पत्राचार, दफ्तरों, अदालतों आदि में हो वह भाषा और जो बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाए वो बोली। भाषा में शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न उठता है और बोली में सब चलता है। बोली में जैसे भी बोल दो सब चलता है। ये सभी जो है वो सामान्य अवधारणाएं हैं, है ना, जो आप सामान्य रूप से कहीं भी आप सर्च करोगे तो ये सारे थॉट्स आपको मिल जाएंगे। तो वास्तव में इस तरह के सभी तर्क गलत हैं। हमारा डीएलएड का सिलेबस कहता है कि ये सारे तर्क जो हैं वो गलत हैं और आगे आप बीएड में भी पढ़ोगे कि ये सारे तर्क गलत हैं। हम भाषा और बोली में इस प्रकार से अंतर नहीं कर सकते हैं। दोनों का अपना महत्व है, दोनों में व्याकरणिक नियम पाए जाते हैं। चूँकि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है तो हम भाषा और बोली जो भी प्रयोग करते हैं उसमें कहीं ना कहीं व्याकरण होता है। एक क्रम के अनुसार वे सारी चीज़ें चलती हैं। आप किसी भी भाषा का उदाहरण ले लो जिससे आप बोली मानते हो, भोजपुरी का उदाहरण ले लो, मगही का उदाहरण ले लो, किसी भी भाषा का आप उदाहरण ले लो, उसमें वही कर्ता कर्म क्रिया का प्रारूप चलता ही है। भाषा के नियम के अनुसार ही चीज़ें चलती हैं, तो फिर हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसके अंदर। तो वास्तव में इस तरह के सभी तर्क गलत हैं, समाज के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। भाषाई दृष्टि से भाषा व बोली में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों का व्याकरण होता है, दोनों ही नियमबद्ध है। किसको भाषा कहा जाएगा और किसको बोली, यह एक सामाजिक प्रश्न है, राजनीतिक प्रश्न है। सत्ताधारी व पैसे वाले लोग अक्सर जो बोली बोलते हैं वह भाषा कहलाने लगती है, क्योंकि जो लोग सत्ता में रहते हैं वही सारी चीज़ों का नियमाकरण करते हैं। उसी भाषा के व्याकरण व शब्दकोश लिखे जाते हैं, उसी में साहित्य रचा जाता है। स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बन करके वही बोली मानकीकृत भाषा बन जाती है। उसी से मिलते जुलते बातचीत करने के अन्य तरीके उस भाषा की बोलियां कहलाने लगती हैं। तो ये भाषा और बोली के अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 टॉपिक आज क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में इसके बाकी के टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।